तो अभी अपने को पढ़ना है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जैसे कि आपसे डिस्कशन हुआ था कि ये सिलेबस में अपडेट हुआ है, और अगर ये सिलेबस में अपडेट हुआ है तो इसको जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ जाने की पॉसिबिलिटी है वो ऑब्वियसली 2 से 3 के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इसमें से कुछ सेगमेंट ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, जो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, जो आपने ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ड्यूमास मेथड, जेल्डाल मेथड, केरियस मेथड, उसका थोड़ा थोड़ा यूज एंड एप्लीकेशन आएगा। सेक्शन 2 है वो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल्स, फिनॉल्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप्स, इनको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें, और इसको भी हमने किया हुआ है। टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, स्किप्स टेस्ट, इसमें हमने ऑलरेडी इसको सीखा हुआ है। सेक्शन नंबर 3 है वो है केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि मोर सॉल्ट है और पोटेस एलम है। इसको हमने सीखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले लेक्चर में, मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन, कि कितने डबल सॉल्ट बनते हैं और कैसे डबल सॉल्ट बनते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन से डबल सॉल्ट भी बनता है और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बनता था। तो ये हम सेक्शन 3 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो एसीटानाइलाइड, पैरानाइट्रो एसीटानाइलाइड, ये आपको सिखाया है मैंने एईएस ऑफ एनिलीन में। किसमें सिखाया है? एईएस ऑफ एनिलीन, जिसमें हमने जब नाइट्रेशन करा था तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बना था। ये एक अपडेट वाली बात है कि नाइट्रेशन किया था एनिलीन का तो पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। हालांकि पैरा के साथ क्या आना चाहिए था? ऑर्थो, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में कौन मिला था? मेटा, क्योंकि आपको सिखाया था कि उसमें एसिडिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। फिर सेक्शन नंबर 4 टाइट्रेशन, ऑलरेडी हमने कई बार सीखा है, एक बार जल्दी जल्दी इसको भी देखेंगे। एसिड वर्सेस बेस टाइट्रेशन और साथ में इंडिकेटर्स, और रिडॉक्स टाइट्रेशन में 2 रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 एंड मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। ठीक है, कितने सेगमेंट हो गए? 4। जो फिफ्थ सेगमेंट है, जो फिफ्थ सेक्शन है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। ये अपना मेजर है, यही आपने अपने 12th क्लास में अपने एक्सपेरिमेंट्स में किया होगा, क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। इस सॉल्ट एनालिसिस में अपने पास है कटायंस, जिनको बोला जाता है बेसिक रेडिकल्स। क्या बोला जाता है? बेसिक रेडिकल्स। और हैं अनायन, जिनको बोला जाता है एसिडिक रेडिकल्स। अब ये जो बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स है बहुत सारे होते हैं अपने सिलेबस में, नीट के सिलेबस में और जेईई मेंस के सिलेबस में। आप देख सकते हो तकरीबन ये 8 कटायंस हैं। लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, निकल, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम आयन, इनका हमें डिटेक्शन करना है। डिटेक्शन में बहुत सारे प्रकार के टेस्ट आते हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करना है। अनायंस में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब का भी हमें डिटेक्शन करना है। और अपने सिलेबस में इनसॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं है, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ ये 8 कटायंस और 8 अनायंस की केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, और ये क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आएगा। इसके बाद लास्ट सेगमेंट क्या है? केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का सेगमेंट है। किसका? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें क्या क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हमने थर्मोडायनामिक्स में सीखा है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी हमने थर्मोडायनामिक्स में सीखा है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, ये जो है ये सरफेस केमिस्ट्री का है, जो चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन उसका एक सेगमेंट इन्होंने दिया है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। उसके बाद है काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ I- का काइनेटिक स्टडी करना है। ध्यान सुनना, ये सेगमेंट स्कोरिंग हो सकता है 6 सेगमेंट है, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सरफेस पे ही क्वेश्चन आएंगे और अभी आपको समझ में आ भी जाएगा। इसमें बहुत सारे सेगमेंट हमने जो है अपने 11th 12th में कवर किया हुआ है। जो सेगमेंट हमने 11th 12th में या जो अपने पढ़ाई के समय कवर किया हुआ है उसको मैं उतना डीप नहीं ले जाऊंगा, उसको हम सरफेस पे ही पढ़ेंगे। जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, जैसे कि क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, जो कि अपने लिए नया है, या उतना भी नया नहीं, हमने प्रैक्टिकल्स में तो करा ही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकल में सारे रेडिकल्स अपने को मिले नहीं होंगे। किसी को मैग्नीशियम मिला होगा, किसी को कैल्शियम मिला होगा, तो रेस्पेक्टिव सिर्फ वही रेडिकल्स आपको याद भी होंगे। यहाँ सारे सेगमेंट को एक एक करके कवर करेंगे। ये कवर करने से फायदा ये होगा कि ऑर्गेनिक का भी कुछ सेगमेंट कवर हो जाएगा,
थर्मोडायनेमिक्स का भी कुछ कवर सेगमेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन का भी कुछ सेगमेंट यहाँ कवर हो जाने वाला है। तो चलो यहाँ पे इसको शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 से। अब सेक्शन नंबर 1 में क्या है देखो, सेक्शन नंबर 1 है डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, जिसमें है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। और मैंने आपको इसको सिखाया था लेसेग्ने टेस्ट में, याद है? लेसेग्ने टेस्ट में हमने बताया था कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के लिए अलग टेस्ट होता है और बाकी के एलिमेंट्स के लिए अलग टेस्ट होता है। तो बाकी के एलिमेंट का जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लेसेग्ने टेस्ट। इसमें क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद है या नहीं है, हैलोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, उसके लिए हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। और सोडियम के साथ ये लोग एक फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। मतलब अगर सल्फर होगा तो सोडियम के साथ Na2S के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, नाइट्रोजन होगा तो NaCN के फॉर्म में बाहर होगा, और अगर हैलोजन होगा तो NaX के फॉर्म में आ जाएगा। मैंने कुछ कुछ जगह पे प्रेडिक्शंस करते हुए हॉटस्पॉट भी लिख रखा है कि यहां से आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो वो भी हम साथ के साथ ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले अगर हमें इनको डिटेक्ट करना है तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये लोग आयनिक कंपाउंड साइनाइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और हैलोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम एक एक करके सबका टेस्ट यहां से धीरे धीरे शुरू करेंगे। सबसे पहले किसका टेस्ट है? टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। किसका टेस्ट है? टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में क्या करना है? देखो लिखा है कि जो फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है इसको हम फेरस सल्फेट के साथ हीट करेंगे। किसके साथ? फेरस सल्फेट के साथ हीट करेंगे। और जैसे ही आप फेरस सल्फेट के साथ हीट करोगे, ये जो साइनाइड आयन है, NaCN में जो साइनाइड आयन है, तुरंत क्या बना लेंगे? फेरोसाइनाइड। क्या बना लेंगे? फेरोसाइनाइड। और इस फेरोसाइनाइड में हम क्या डालेंगे? फेरिक आयन। क्या डालेंगे? फेरिक आयन। बेसिकली इसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इस तरीके से सीखा था। पहले मैंने फेरिक आयन लिखा था Fe3+ और साथ में क्या? फेरोसाइनाइड FeCN6 4-, FeCN6 4-। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? ये 3 यहां आ जाएगा और ये 4 यहां आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। क्लियर? और इसका कलर क्या बताया था मैंने? प्रूशियन ब्लू कलर। कैसा कलर बताया था? प्रूशियन ब्लू कलर बताया था। ये कलर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन में भी सिखाया था। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन में। फेरीसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, है ना, फेरोसाइनाइड, ऐसा करके हमने बहुत सारे कंपाउंड सीखे थे, 4 प्रकार के, उनका कलर भी याद किया था, तो उसमें एक कलर आएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है कि नाइट्रोजन को अगर हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करके डिटेक्ट किया है तो बनने वाले प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा या उसका नाम क्या होगा? तो कलर की बात करें तो कलर क्या होगा? प्रूशियन ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर। अभी हमें सल्फर के लिए टेस्ट करना है। तो सल्फर अपने किस फॉर्म में मौजूद है? अपने पास Na2S के फॉर्म में। किस फॉर्म में? Na2S फॉर्म। मतलब अपने पास सल्फर सल्फाइड आयंस के फॉर्म में अवेलेबल है। और जो भी अपने पास सल्फाइड आयन के फॉर्म में अवेलेबल है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 टेस्ट करने हैं सल्फर को टेस्ट करने के लिए। कितने? 3। सबसे पहले आप डाल दो लेड एसीटेट। क्या डाल दो? लेड एसीटेट। जैसे ही आप लेड एसीटेट डालोगे तो जो भी सल्फाइड आयन होगा वो PbS के फॉर्म में एक ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में यहां निकल जाएगा। किसके फॉर्म में निकलेगा? ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में यहां पे आ जाएगा। जो PbS होगा वो ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहां पे बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? अगर सल्फाइड को टेस्ट करना है तो क्या डालोगे? लेड एसीटेट। और किस फॉर्म में निकलेगा? ये ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में। दूसरा समझाया था, इट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय हीटिंग द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बाय सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है? ये भी हमने सीखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। Na2 क्या है? Na2 FeCN5NO। और यहां आप देखो 2 कटायन मैंने हटा दिया, 2 नए अनायनिक चार्ज आ गया है। तो जैसे ही आप नाइट्रोप्रोसाइड आयन को सल्फाइड में डालते हो तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, नाइट्रोप्रोसाइड सल्फाइड कॉम्प्लेक्स, जो कौन सा कलर का है? वायलेट कलर का है। नाइट्रोजन को किस फॉर्म में डिटेक्ट किया है हमने? फेरोसाइनाइड। कौन सा कलर? प्रूशियन ब्लू। सल्फर किस फॉर्म में डिटेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले PbS के फॉर्म में। क्या डाल के? लेड एसीटेट। कौन सा कलर बना? ब्लैक कलर। दूसरा हम क्या डाल रहे हैं?
सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या बन रहा है? वायलेट। क्लियर है? एकदम एंड टू एंड याद करना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं आएगा, रिएक्शन क्या है कैसा रहेगा, बिल्कुल नहीं। सल्फर को इस फॉर्म में डिटेक्ट किया जाता है, बताओ उसका कलर क्या है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या है, यही सब क्वेश्चन आते हैं और ये आपको सीधे सीधे तौर पे बोनस के तरीके से मिलेगा। अगर कलर याद है तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उस क्वेश्चन को सही करने में। तो सल्फर को कितने फॉर्म में डिटेक्ट कर लिया हमने? 2 फॉर्म में। अब तीसरा जो सेगमेंट है उसमें समझो, इसमें लिखा है कि अगर जो सल्फर है और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर एक फॉर्म प्रेजेंट है, एक साथ एक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल है कि वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? थायोसाइनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? थायोसाइनेट। और अगर वो थायोसाइनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है और Fe3+ अगर आप डालते हो तो Fe3+ के साथ वो एक ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन सा कलर का? ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किसके साथ? Fe3+ के साथ। तो नाइट्रोजन के लिए कितने टेस्ट? 1। सल्फर के लिए कितने टेस्ट? 3। और ये क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस हो रहा है, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस हो रहा है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हैलोजेंस। अगर हमें हैलोजन के लिए टेस्ट करना है तो हैलोजन किस फॉर्म में मौजूद है अपने पास? NaX के फॉर्म में। किस फॉर्म में? NaX के फॉर्म में। अब NaX में हैलोजन है या नहीं है? अगर हैलोजन है तो कौन सा हैलोजन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? तो उसके लिए सिंपल क्या करना होता है, इस हलाइड आयन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म कर दो। किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन जाएगा? AgX। क्या बन जाएगा? AgX। अब AgX के बारे में थोड़ा खास यहाँ पे ख्याल रखना है। कैसे? AgX जो है AgCl भी बन सकता है, AgX AgBr भी हो सकता है और AgX AgI भी हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। और मैंने आपको सिखाया है कि इनका कलर और ये किस में सॉल्युबल होते हैं, इनके बेसिस पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो AgCl का कलर क्या याद कराया है? व्हाइट। AgCl कैसा है? AgCl कैसा है? व्हाइट। AgBr कैसा है? येलो। और AgI कैसा है? येलो ही है, थोड़ा डार्क येलो है। लेकिन तीनों की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग डिफरेंशिएट हो सकते हैं। कैसा समझाया था? अगर NH4OH में बात करो तो AgCl जो व्हाइट PPT बनता है AgCl का, वो किस में सॉल्युबल होगा? NH4OH में कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। जो AgBr है वो कैसा होगा? स्पैरेंगली सॉल्युबल होगा। और जो AgI है वो कैसा होगा? है इनसॉल्युबल होगा। AgI कैसा होगा? इनसॉल्युबल। तो तीनों का डिटेक्शन खत्म होता है। इसी के साथ अपना सेक्शन 1 भी समाप्त है। तो सेक्शन 1 बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेक्शन 1 जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। उसमें कौन कौन थे? सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। बाकी तो अपने 11th वाले सिलेबस में है ही, जो GOC3 नाम से पढ़ा है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में बोलो? साइनाइड के फॉर्म में। और साइनाइड फर्दर क्या बनाता है? फेरी फेरोसाइनाइड। कलर बताइए? प्रूशियन ब्लू। सल्फर कितने फॉर्म में किया? 3। पहले क्या डाला? लेड एसीटेट। कौन सा कलर का PPT? ब्लैक PPT। दूसरा क्या डाला? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कैसा कलर? वायलेट कलर। तीसरा क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ होंगे तो फिर कौन से कलर में? हाँ, और कलर कैसा होगा? रेड ब्लड कलर। क्लियर? और हैलोजन की बात करो, सिंपल है। हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट डालिए, AgCl AgBr AgI मिलेगा। व्हाइट कलर, येलो कलर, डार्क येलो कलर। एक NH4OH में क्या होगा? सॉल्युबल। दूसरा, तीसरा। और इसकी जो क्वांटिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस है, कौन से एनालिसिस? क्वांटिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसमें हमने इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ड्यूमास मेथड, ज़ेल्डाल मेथड, केरियस मेथड, उसको हमने ऑलरेडी फॉर्मूला के साथ डिस्कस किया है। तो ये अपना सेक्शन 1 है जो हमारा कवर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में क्या है? डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल्स, फिनॉल्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप्स, ये सब अपने को पता करना है। और इसमें से भी बहुत सारे टेस्ट हमने कॉपी में लिख रखा है, फिर भी आपकी नजरों के सामने से एक बार गुजर जाए तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा। जैसे अभी अपने पास एक क्वेश्चन आया था कि अमाइंस को मैंने डिटेक्ट करने को बोला था, तो बहुत सारे लोगों का आंसर HNO2 हो गया था, बहुत सारे लोगों का आंसर ब्रोमीन वाटर हो गया था। तो वो कंफ्यूजन रहता है। जैसे हमें कुछ चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है दिमाग में। एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइंस देता है,
हिंसबर्ग रिएजेंट भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड भी आ सकते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल में हो सकता है गैस का मोलर मास पूछ दे, या गैस का बाकी का बोल सकते हो कि मोल्स पूछ दे, कितना मोल्स बना है। तो इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी होते हैं। आपको ऑलरेडी ये सिखाया हुआ है, फिर भी आप एक बार अपने सामने देख लो, ताकि जो 2-3 क्वेश्चन आप देखते हो हर बार कहीं ना कहीं टेस्ट से जुड़ा ही रहता है। इसलिए मैंने सेक्शन वाइज पढ़ाया है। ऑलरेडी जो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं वो भी मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि अगर कहीं भी 10% 5% से कंफ्यूजन है वो अपने को इस बार दूर कर लेने का है। क्लियर? तो सेक्शन 1 क्या था बेटा अपने पास? डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं किसमें? सेक्शन नंबर 2 में। ये क्या है? डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्कोहल, फिनॉल्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप्स। सबसे पहले यहाँ पे देख लो टेबल में, ये हॉटस्पॉट है अपना, मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है। एक तरफ है अपने पास फंक्शनल ग्रुप, फिर नेम ऑफ टेस्ट, रिएक्शन एंड कलर। इसमें आप ही मेरे को बताओगे कि आपको कितना याद है। सबसे पहले क्या लिखा है? अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे पहला क्या था? लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट सबको याद है, क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl। कितने डिग्री अल्कोहल फटाफट टर्बिडिटी देता है? 3 डिग्री अल्कोहल गैस इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी। 2 डिग्री कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट लगता है, बाकी 1-2 दिन भी लग सकता है। और ये 1 डिग्री अल्कोहल व्हाइट टर्बिडिटी नहीं देते हैं, तो ये कोई नई बात अपने लिए नहीं है। दूसरा कौन सा टेस्ट है? विक्टर मेयर टेस्ट। क्या समझाया था? अगर विक्टर मेयर टेस्ट कराते हो, कैसे कराया था याद है? इसमें हम अल्कोहल में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रीजन डालते थे। सबसे पहले डालते थे रेड फास्फोरस के साथ I2, तो पहले ये अल्कोहल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता था। फिर उसमें हम डालते थे AgNO2। क्या डालते थे? AgNO2। तो इससे जो अल्काइल आयोडाइड है वो RNO2 में कन्वर्ट हो जाता। किसमें? RNO2 में। और फर्दर इसको HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्कली में डालते हैं। और जैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कौन सा कलर देगा? रेड कलर। 2 डिग्री ब्लू कलर, 3 डिग्री कलरलेस। याद है ना? कोड क्या था अपना? VMRBC। ऐसे याद किया था कि विक्टर मेयर में 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर, 3 डिग्री कलरलेस कंपाउंड देता है, और ये कंफर्म करेगा कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? कैन टेस्ट। कैन का फुल फॉर्म था सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये भी अल्कोहल्स ही ये टेस्ट देते हैं, स्पेशली अल्कोहल्स ही देते हैं। कैसे देते हैं? अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैन डालते हो और आपको दिखता है कि रेड कलर का कंपाउंड आ रहा है, कौन सा कलर का? रेड कलर, तो ये वो बताता है कि इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। एक्सक्लूसिवली ये अल्कोहल ग्रुप को डिटेक्ट करने का एक तरीका है कि जैसे ही आप कैन टेस्ट डालोगे तो रेडिश कलर, रेड कलर, काइंड ऑफ हल्का हल्का रेडिश कलर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कभी कभी किसी किसी बुक में वायलेट भी लिखा है, लेकिन रेड से वायलेट के बीच में इसका ट्रांजिशन होता है। क्लियर? और लास्ट कौन सा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑब्वियस बात हमारे लिए हमेशा से ही फेमस रहा है। क्या सिखाया था? अल्कोहल में कैसे लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, याद है ना? जिनके पास CH, OH, CH3 ये ग्रुप होगा, ऐसे ही अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मतलब मिथेनॉल ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। इथेनॉल ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो इथेनॉल में अगर आप देखोगे CH3, CH2, OH, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। तो ये जो CH3, CH, OH ग्रुप है ये होना ही चाहिए, तो ही वो क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म में क्या होता है? आप NaOH और I2 के साथ रिएक्शन कराते हो। किसके साथ? NaOH I2 के साथ। और कौन सा कलर का PPT मिलता है? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज इनहेंस कर देता हूँ। हमने अल्डिहाइड कीटोन का आयोडोफॉर्म पढ़ा है, और प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में येलो कलर का PPT। हमने सिर्फ ये देखा था कि अल्कोहल भी देता है, हलाइड भी देता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट उसका भी एसिड है या नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो देखो, अगर ये रिएजेंट एक्सेस में डाला हुआ है, तो चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये पूरा का पूरा एक्सेस में है तो क्या बनेगा एंड प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल के लिए कितने के टेस्ट हो गए? 4। लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, कैन टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ये टेस्ट ऑलरेडी हमें मालूम है। नेक्स्ट है
फिनॉल ग्रुप के लिए कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट होगा? याद है पहला न्यूट्रल FeCl3। जैसे ही हम फिनॉल के अंदर न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं तो ये जो Fe3+ आयंस हैं ये फिनॉक्साइड आयन के साथ मिलके Fe ट्राइफेनॉक्साइड बना लेते हैं। ट्राइफेनॉक्साइड फेरिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिसका कलर क्या लिखवाया था? वायलेट कलर। कैसा कलर? वायलेट कलर। दूसरा कौन सा टेस्ट है? थैलीन डाई टेस्ट। ये भी हमने लिखा हुआ है लेकिन आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इस नाम से दिया हुआ है। क्या समझाया था कि अगर अपने पास फिनॉल हो, क्या हो बेटा? फिनॉल, और इसका रिएक्शन आप कराते हो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अगर टेस्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो फिनोप्थलीन बनता है। क्या बनता है? फिनोप्थलीन। और फिनोप्थलीन भी एक कलर का डाई ही है। तो यहां देखो लिखा होगा थैलीन डाई टेस्ट में फिनॉल ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म फिनोप्थलीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही फिनोप्थलीन बनेगा इसका मतलब उस कंपाउंड में क्या रहा होगा? फिनॉलिक ग्रुप रहा होगा। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल क्या बनाता है तुरंत? व्हाइट प्रेसिपिटेट। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। क्या बनाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट चलते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें तुम कुछ भी बोलो जो नया तुम्हारे सामने दिखे। 2,4-DNP याद है? अल्डिहाइड देता है कि कीटोन है? और कौन सा कलर का पीपीटी बनता है? ऑरेंज रेड पीपीटी। इसमें नई बात नहीं है। स्किप्स टेस्ट। स्किप्स टेस्ट याद है? रोजेनालीन हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका कलर होता है पिंक या मजेंटा। कैसा होता है? पिंक या मजेंटा। जब H2S पास करते हैं तो उसका कलर डिसअपियर हो जाता है और वापस क्या डालने से अपीयर होता है? तो इन शॉर्ट स्किप्स टेस्ट कौन देता है? अल्डिहाइड। कैसे अल्डिहाइड? एरोमेटिक या एलिफेटिक? दोनों। याद रखो स्किप्स टेस्ट कौन देता है? दोनों। कौन कौन से? एलिफेटिक, एरोमेटिक, दोनों ही लोग ये टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट। याद है टॉलेंस टेस्ट? जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो। किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ। किसका? बिल्कुल, जब RCHO का रिएक्शन कराएंगे टॉलेंस रीजन के साथ। टॉलेंस क्या है? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। याद है इसका नाम? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। कौन से मीडियम में? कौन से मीडियम में? कौन से मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में। कौन से मीडियम में? अल्कलाइन। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन में। किसमें? कार्बोक्सिलेट। और जो सिल्वर है वो सिल्वर कलर का यहाँ पे एक सिल्वर मिरर फॉर्म करता है, ब्राइट सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। उस समय भी ये समझाया था कि जो टॉलेंस टेस्ट है इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन लिखवाया था। एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड में दोनों देते हैं या सिर्फ कोई एक देता है? तो आंसर है दोनों ही देते हैं, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। वहीं पे जो फेलिंग टेस्ट है वो सिर्फ कौन देता था? एलिफेटिक देता है। इस वाले में जो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कहां से कहां चेंज हुआ? +1 से 0, +1 से 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। और कौन सा गैस यहां रिलीज होता है? कौन सा गैस? अमोनिया गैस रिलीज होता है। तो अल्डिहाइड कीटोन जो अपने प्रैक्टिकल बुक के सिलेबस में है वो कौन कौन से है? 2,4-DNP, स्किप्स टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। इसके अलावा ये जो बाकी टेस्ट दिए हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हम फेमिलियर इससे। कौन सा टेस्ट लिया है? पहला फेलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। मुझे बताओ फटाफट, फेलिंग सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या था? aqueous copper sulfate. Failing solution B was Rossel salt with chemical name is sodium potassium tartarate. Only aliphatic और aromatic कौन अल्डिहाइड देते हैं? एलिफेटिक। कौन सा कलर का पीपीटी मिलता है? रेडिश ब्राउन कलर का। कौन सा कलर का? रेडिश ब्राउन। जब भी आप किसी अल्डिहाइड को, खासकर एलिफेटिक अल्डिहाइड को कॉपर सल्फेट के साथ मतलब Cu2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो Cu2O का एक रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर क्या मिलता है? पीपीटी मिलता है। कीटोन्स ये टेस्ट, कीटोन्स ये टेस्ट, और एरोमेटिक अल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। एंड बेनेडिक्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट? फेलिंग। ये भी सिर्फ कौन देते हैं? तो बोलो 2,4-DNP दोनों देते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स। कौन सा कलर का पीपीटी? टॉलेंस कौन देता है?
एलिफेटिक और एरोमेटिक। ऐसा कोई कंपाउंड का नाम बताओ जो अल्डिहाइड कीटोन नहीं है फिर भी टॉलरेंस देता है। टर्मिनल अल्काइंस। क्या था? टर्मिनल अल्काइंस। इसके अलावा फेलिंग बताया था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं। स्किफ टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड या कीटोन? कौन से अल्डिहाइड? दोनों। दोनों बोले तो एरोमेटिक एज वेल एज। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या सिखाया, सबका एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर NaOH+I2 किसमें है, एक्सेस में। लास्ट है अमीनो ग्रुप। अच्छा, इसमें एक और टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की, पहले बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट देखो, सबसे पहला टेस्ट क्या है, लिटमस टेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, एसिड है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्लू से क्या कर देगा, रेड। सही है ना। दूसरा कौन सा टेस्ट है, NaHCO3, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को खासकर टेस्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, NaHCO3। और अगर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, NaHCO3 डाला, उससे क्या निकलेगा, CO2 गैस। CO2 गैस की पहचान क्या है, एफरवेसेंस। क्या है, एफरवेसेंस। सनसनाहट की आवाज आएगी तो इसका मतलब वहां पे कौन सा एसिड मौजूद है, कार्बोक्सिलिक। अब तुम लोग बताओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा क्या ये फिनॉल्स भी टेस्ट देते हैं? तो आंसर है नहीं, सिर्फ 2 फिनॉल ऐसे हैं जो टेस्ट देते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। पैरानाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। और रीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 है इसलिए। क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी ये टेस्ट देगा? क्या सल्फोनिक एसिड टेस्ट देगा? यस। अगर कार्बोक्सिलिक दे रहा है तो सल्फोनिक तो देगा ही। तो चलो बोलो, सल्फोनिक ये टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक या एरोमेटिक? दोनों। अल्डिहाइड ये टेस्ट, अल्कोहल ये टेस्ट, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। फिनॉल में सिर्फ कितने लोग हैं, 2। कौन कौन से, पैरानाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। इज इट क्लियर? और एस्टर टेस्ट बस नाम है, ऐसा कुछ नहीं है जो नया है, आपको सिखाया है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अल्कोहल में डाल दीजिए, किसमें, अल्कोहल में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नाम सुना है ना, कौन सा रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल में अगर हम 3 कंपाउंड को मिक्स करते हैं, क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, याद है? अगर हमने ROH में डाल दिया RCOOH, तो यहां से निकलता है OH और यहां से निकलता है H, और क्या बन जाता है, एस्टर, ROC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, क्या बन जाता है, एस्टर। और एस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल। और ये हम पता लगा सकते हैं ना। तो सिंपल, फ्रूटी स्मेल से आप पता लगा सकते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और लास्ट क्या है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप में पहला तो आपको पहले से मालूम है, बताइए क्या, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। फटाक से रीजन बताओ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। और ये याद करो, क्लोरोफॉर्म प्लस OH माइनस, वो NaOH भी हो सकता है, वो KOH भी हो सकता है, और वो CaOH होल ट्वाइस भी हो सकता है। वरना गलती से अपने दिमाग में ये फिक्स रहा कि नहीं OH NaOH या KOH होना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई भी क्लोरोफॉर्म के साथ कोई भी क्या होना चाहिए, बेस। CaOH होल ट्वाइस भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, और KOH। और याद है क्या क्या होता है, अगर 1 डिग्री CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है बेटा, RNC। RNC बोले तो आइसोसाइनाइड। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कैसा स्मेल दिखता है इसका, कैसा स्मेल समझ में आता है, फॉल स्मेल, मालूम है ना। और सिर्फ कितने डिग्री अमाइन ये देगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों। देखो बहुत सारे बुक्स में लिखा है 2 डिग्री थोड़ा बहुत देता है, अपने को डिस्कार्ड करके चलना है। सिर्फ कितना डिग्री देता है, 1 डिग्री। तो सेक्शन 2 भी कंप्लीट होता है। तो बेसिकली सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपके लिए रिवीजन टाइप से था, और सेक्शन 3 भी रहने वाला है। चलो उसको भी देखते हैं। सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें ज्यादा। क्या है सेक्शन 3, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, जिसमें 2 सॉल्ट हैं, कौन कौन से, मोहर सॉल्ट और पोटेश एलम। और दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या है, एसीटानाइलाइड, पैरा नाइट्रो एसीटानाइलाइड, एनिलीन येलो, और इसके अलावा आयोडोफॉर्म। तो चलो इसको समझते हैं।
सबसे पहले अगर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें क्या है? मोअर सॉल्ट। क्या है? मोअर सॉल्ट। लिखा ही है, दोनों ही क्या है? डबल सॉल्ट है। एंड दोनों कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन से। किससे? मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन। मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन क्या था? सबका एक सॉल्ट प्रिपेयर करो, एक्वा सॉल्यूशन, और उसमें से वाटर को इवापोरेट कर दो, क्रिस्टलाइज कर दो। तो जो बचा हुआ सॉल्ट है वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट। और वो जो मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट है उससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या क्या? बिल्कुल, या तो डबल सॉल्ट या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखना, भले ये हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी फॉर्मूले में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये आखिरी मौका है फॉर्मूला देखने का, ढंग से देख लो इसमें होता क्या। और क्यों बता रहा हूं आखिरी मौका है? कल के टेस्ट में क्वेश्चन आया था मोअर सॉल्ट का, क्वेश्चन था ना एक, मोअर सॉल्ट का क्या था? इक्विवेलेंट मास निकालना था। अब सबको मालूम है कि मोअर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होता है? 1। और मान लो मोलर मास नहीं दिया है, तो मोअर सॉल्ट के नाम पे सिर्फ हमें क्या याद रहता है? Fe2+। क्या याद रहता है? Fe2+। बट मोअर सॉल्ट का ओवरऑल फॉर्मूला पर क्या होता है? याद कराया है। अगर हमने FeSO4, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लेके हीट कर दिया, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलने के बाद फॉर्मूला बन जाता है FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2, और इसका नाम क्या है? मोअर सॉल्ट। दूसरा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2, ये क्या बनता है? पोटास एलम। पोटास एलम, तो पहले पोटेशियम का सल्फेट है, फिर एल्यूमिनियम का सल्फेट है, K2SO4 देन Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने ऑलरेडी इसको अमाइंस में डिस्कस कर रखा है। ये क्या था फटाफट से बता देता हूं, खासकर एसीटानाइलाइड का, कि अगर हमने एनिलीन का नाइट्रेशन कराया कन्वेंशनल मेथड से, कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है कि एनिलीन में अगर हम डालते हैं HNO3 प्लस H2SO4, तो बाकी की तरह ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए। मतलब पैरा नाइट्रो एनिलीन प्लस ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये बनना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में और क्या बन जाता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या बन जाता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब अगर हम एनसीईआरटी के डेटा की माने, अगर हम एनसीईआरटी के डेटा को मानेंगे, तो क्या होना चाहिए था? मेजर प्रोडक्ट पैरा और ऑर्थो, लेकिन ये एक्चुअली कितने परसेंट होता है? 51%। ये होता है 2% और ये होता है 47%। तो अपने को अगर हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट का ऊपर कमेंट करना हो, तो आंसर बोलने का है अब क्या? पैरा। और सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या मिलेगा? मेटा। क्या मिलेगा? मेटा। तो क्वेश्चन आपको समझाया भी था कि क्यों सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा मिलता है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो, यहां से ज्यादा अमाउंट में क्या निकलते हैं? प्रोटॉन्स। एंड ये प्रोटॉन्स इसके लोन पेयर पे जाके अटैक करा देते हैं और क्या बना देते हैं? एनिलीनियम आयन। क्या बना देते हैं? एनिलीनियम आयन, विच इज NH3+। और NH3+ में जो ये इसका इफेक्ट है आपको बताया है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा? खींच देगा। खींचेगा तो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम? ऑर्थो और पैरा पे। कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? इसीलिए मेटा के ऊपर क्या मिलता है? सिग्निफिकेंट अमाउंट में नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है। और इसी से बचने के लिए, मतलब if you want to prepare ortho and para as a major product during nitration of aniline, तो हमें इस NH2 को NH3 होने से बचाना पड़ेगा। और इसके लिए कैसे बचाया था हमने? कैसे बचाया था? पहले इसका हमने कर दिया था एसिटाइलेशन। क्या कर दिया था? एसिटाइलेशन कर दिया था। क्या किया था? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कैसे करते हैं बताओ? पहले हम लेंगे एनिलीन। क्या लेंगे? एनिलीन NH2। ध्यान सुनिएगा। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और हमसे कई बार गलती हुआ है जब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। क्या लिखा होता है? Ac2O। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा
ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, और यहां से क्या निकल जाएगा प्रोटॉन, क्या निकलेगा प्रोटॉन H प्लस। तो क्या बनेगा एनिलीन के पास क्या बचेगा, जब प्रोटॉन निकला तो क्या बचा NH माइनस, इस NH माइनस पे क्या जाएगा जुड़ जाएगा कार्बन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसी का नाम क्या है एसीटानाइलाइड, क्या बोलते हैं इसको एसीटानाइलाइड। अब एक बार बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन गलत किया है। अब मैंने इसी के बाद नाइट्रेशन कराया था, इसी के बाद ब्रोमिनेशन भी कराया था इनफैक्ट। तो जब तुम नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन कराते हो इसके बाद आप आसानी से HNO3 वगैरह डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो HNO3 वगैरह आसानी से डाल सकते हो। इनफैक्ट जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन में मैंने क्या डाला था Br2 और नीचे एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, ब्रोमिनेशन कराने के बाद एसिटिक एसिड कुछ ना कुछ रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसिटिक एसिड सिर्फ एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर नाइट्रेशन करोगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है पैरा नाइट्रो, बोलो पैरा नाइट्रो एसीटानाइलाइड, ये बन गया। तो देखो जो हमें प्रोडक्ट बनाना था उसमें दो यही है, एसीटानाइलाइड और पैरा नाइट्रो एसीटानाइलाइड। इज इट क्लियर। और इसके बाद से क्या कर दोगे हाइड्रोलिसिस, क्या कर दोगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते ही वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे NH2 और बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है सेक्शन 4। आज ऑलरेडी हमारे पास जो चारों सेक्शन है पढ़ा हुआ वही मैं आपको सिखा रहा हूं, कल सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की चर्चा कर लेंगे। ये अपने पास जो टोटल 6 सेगमेंट थे उसमें से मैं 4 सेगमेंट आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, फिर भी आज ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो भी अपना कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत था वो आखिरी में क्लियर हो जाएगा। रीजन बीइंग कि हम इंडिकेटर्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं, हमसे अभी ऑर्गेनिक का ही सिलेबस पूरा ढंग से कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उतना इंडिकेटर में जाके थियरी ऑफ इंडिकेटर में जाके उतना बुद्धि कोई लगाता नहीं है, और टाइट्रेशन बहुत सारे लोगों को भूल भी जाता है, तो फटाफट से देख लो। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन शब्द आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं। टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन का हम कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या होता है इट इज द एनालिसिस ऑफ अननोन स्ट्रेंथ, इट इज एनालिसिस ऑफ अननोन स्ट्रेंथ, या उसी को बोलते हैं मोलरिटी नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ का कभी कभी हम मोलरिटी या नॉर्मेलिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसी भी अननोन स्ट्रेंथ का निकालना बाय द हेल्प ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब टाइट्रेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब क्या आ जाएगा एंड पॉइंट आ जाएगा, और एंड पॉइंट का मतलब जब दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जो भी टाइट्रेटिंग सब्सटेंस है उनका ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो और ग्राम यूनिट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, बताओ फटाफट से। पहला ग्राम यूनिट का फॉर्मूला क्या है मोल इनटू एन फैक्टर, दूसरा क्या है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तीसरा क्या है नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर वॉल्यूम, और इसके अलावा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ये 4 फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर्स। क्या है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो हमने पढ़ा है इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो ये बताते हैं कि एंड पॉइंट आ चुका है। और कैसे बताते हैं कलर चेंज करके। तो यहां पे क्या लिखा है इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस जो बताते हैं एंड पॉइंट को बाय द हेल्प ऑफ व्हाट बाय द हेल्प ऑफ कलर चेंज। लिखा है इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एंड पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ कलर चेंज। और जो रिडॉक्स टाइट्रेशन में और एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं दोनों ही अलग अलग। जो रिडॉक्स टाइट्रेशन में और जो एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। और ये मैंने देखो यहां वापस हॉटस्पॉट लिखा है, मतलब इंडिकेटर्स के नाम हमें याद करने हैं, और इंडिकेटर्स यहाँ पे जो यूज होगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है, एक टेस्ट में आ भी चुका है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन के इंडिकेटर और रिडॉक्स टाइट्रेशन के इंडिकेटर दोनों अलग अलग होते हैं। एसिड बेस में कितने टाइप्स के इंडिकेटर यूज कर सकते हो 3। पहला क्या है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा और तीसरा
अब दोनों का क्या याद करने का, तीनों का, कलर चेंज एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और पीएच रेंज, जिस पीएच रेंज में ऑपरेट होते हैं। मिथाइल ऑरेंज हाईली एसिडिक मीडियम में यूज होता है 3.4 से 4.3, एसिडिक मीडियम में से कलर ऑरेंज, बेसिक मीडियम में येलो। मिथाइल रेड 4.2 से 6.5, और ये भी क्या होता है, रेड से येलो। तो इनको याद करना, कलर चेंज काफी आसान है। मिथाइल ऑरेंज में ही ऑरेंज, और बात खाली कलर ट्रांजिशन क्या करना है, येलो। मिथाइल रेड में ही रेड है, खाली कलर ट्रांजिशन क्या करना है, येलो। और फेनोप्थलीन तो हमेशा से याद रहा है, फेनोप्थलीन हाईली बेसिक मीडियम में यूज करते हैं, 8.2 से 10.3, हाईली बेसिक मीडियम। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि CH3COOH और NaOH का जब टाइट्रेशन होगा तो कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे। अब CH3COOH इज वीक एसिड, NaOH इज, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा जो इक्विवेलेंट पीएच है वो किसकी तरफ जाता है, बेसिक की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिकेटर क्या यूज करेंगे, फेनोप्थलीन। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी हमने कई दफा सॉल्व किया है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 0.2 मोलर 50 ml NaOH। दोनों HCl नहीं होगा, यहाँ पे NaOH या कोई भी बेस यूज हो सकता है। तो क्या करना है एसिड बेस के टाइट्रेशन में, सिंपल, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब तुम्हें मैं बता दूं, इसमें हमें आता है ओवर कॉन्फिडेंस, और तुमसे गलत हो चुका है। अभी हाल में ही एक क्वेश्चन दिया था BaOH होल ट्वाइस, जिसमें किसी का आंसर 0.07 आया था, किसी का आंसर 0.14 आया था। जब भी ये क्वेश्चन तुम करना, मैं आज फिर बोल रहा हूं, मेक श्योर दोनों को साफ सुंदर सुथरे तरीके से लिख लो। एसिड क्या है, बेस क्या है, किसकी क्या नॉर्मेलिटी है या मोलरिटी है, मास है या मोलर मास है, क्या दिया हुआ है, आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पे देखेंगे HCl का अपने को क्या निकालने का है, वॉल्यूम, और मोलरिटी कितना दे रखा है 0.1। तो क्या लिखोगे बोलो, अगर मोलरिटी दिया है तो पहले फॉर्मूला लिखना, n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब दोनों तरफ मोलरिटी है तो मैं वॉल्यूम को ml में रखूं, लीटर में रखूं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ सेम ही रखना। ml एक तरफ और लीटर एक तरफ, तब तो फर्क पड़ेगा। या तो दोनों ml रखोगे या दोनों क्या रखोगे, लीटर। इधर n फैक्टर, मोलरिटी, वॉल्यूम फाइंड करना है। इधर n फैक्टर 1, मोलरिटी, वॉल्यूम 50। कितना आ जाएगा आंसर, 100 ml। डन। नीचे एक क्वेश्चन है, अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड, ये भी HCl ही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट सेंटीनॉर्मल 100 ml सॉल्यूशन ऑफ BaOH होल ट्वाइस। एक तरफ क्या पूछा है, ग्राम, और एक तरफ क्या पूछा है, एक तरफ क्या दिया है, नॉर्मेलिटी। अब लगाने का तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट ही, लेकिन अगर एक तरफ मास पूछा है तो ग्राम यूनिट का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, मोल्स इनटू n फैक्टर। क्या यूज करोगे, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaOH होल ट्वाइस। अब यहां मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, मोल इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू, यहां क्या लगाओगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यू हैव टू मेंशन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एज वेल, क्योंकि दोनों क्रॉस फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अगर दोनों क्रॉस फॉर्मूले यूज होंगे तो आपको यूनिट्स का काफी ख्याल रखना है। तो बताइए, मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना निकालने का, मोलर मास कितना 36.5, व्हाट इज n फैक्टर 1 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल मतलब 1/100, डेसी होता तो 1/10 इंटू वॉल्यूम इन लीटर 0.1। इधर क्लियर, यहां से क्या निकल जाएगा, मास। अब अगर ये गड़बड़ हुआ तो यहां भी क्या जाएगा 100। अगर तुम बिल्कुल ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ क्या दिखेगा, मोल इंटू n फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, चाहे वो ml में हो चाहे वो लीटर में हो। और ऑब्वियस सी बात है, जहां तक तुम मेरे से वाकिफ हो, मेरे आंसर में दोनों ही रहेगा, 0.36b, 36b, 0.036b, और हम जल्दीबाजी में रहेंगे तो आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्या है,
ये अभी आंसर हो चुका है ऑलरेडी इसका। विच इंडिकेटर कैन बी यूज इन टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH? आंसर बता दो फटाफट। फिनोप्थलीन। और यहाँ पे है रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसको मैंने शॉर्ट में ही खत्म किया है, और ये छोटा सा ही है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या लिखा है, पहले तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। फिर some oxidizing agents and reducing agents along with their n factor are given in the table, और ये भी हॉट स्पॉट है। और ये कौन सा सेगमेंट हम पढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। किसे पढ़ते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। इसलिए मैंने आज सोचा कि चारों सेगमेंट पढ़ा देते। देखो है टोटल 6 सेगमेंट, जिसमें 2 सेगमेंट अपने लिए नए हैं और 4 सेगमेंट अपने लिए पुराने हैं। लेकिन वो 4 सेगमेंट जो पुराने हैं उसकी भी एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं है कि हाँ सर पूरा मेरे को आता है, पूरा अच्छे तरीके से याद है। दैट्स वाई मुझे 4 सेगमेंट को भी पढ़ाना पड़ा। उसी बहाने अपने को थोड़ा बहुत GOC3 के इनसाइट्स, थोड़े बहुत इंडिकेटर्स के नाम वापस रिफ्रेश हुए, क्या क्या इंडिकेटर में क्या क्या फॉर्मूले लगाते समय कॉन्सेप्ट में ध्यान देने का है, कब लीटर कब ml में ध्यान देने का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी कल की क्लास तो पूरी नहीं रहने वाली है। तो देख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हमारे सामने यूज आएगा वो कौन कौन होगा, KMnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ऑलरेडी सिखा चुका हूं, एन फैक्टर में इसका एसिडिक मीडियम में क्या होता है 5, क्योंकि MnO4 किस में जाता है, MnO4 माइनस किस में जाता है, Mn2 प्लस में, इसलिए एन फैक्टर 5 आएगा। 5 नंबर ऑफ चेंज आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। बेसिक मतलब वीकली बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम एन फैक्टर कितना होता है 3। बताओ फटाफट से, MnO4 माइनस किस में जाता है बेटा, MnO2 में। किस में, MnO2 में। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में फैक्टर कितना होता है 1। कितना होता है 1, क्योंकि किस में जाता है, MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस। और K2Cr2O7 सिर्फ कौन से मीडियम में काम करता है, और एन फैक्टर कितना होता है, क्योंकि Cr2O7 2 माइनस किस में जाता है, Cr3 प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन्स के चेंज कितने आएंगे 6। व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, पहला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, हाइपो। इसी को यूज करते हैं हम ड्यूरिंग आयोडीन टाइट्रेशन। व्हाट, ड्यूरिंग आयोडीन टाइट्रेशन। तो हाइपो तीनों मीडियम रिड्यूसिंग एजेंट में काम करता है। हाइपो का फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, Na2H2O3.5H2। यहां हाई चांसेस हैं कि इक्विवेलेंट मास पूछा जाए और मोलर मास नहीं दिया जाए। अब .5H2O भूल गए तो 90 का फैक्टर सीधा कम हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन में रहेगा जो तुम निकालते हो। तो .5H2O का भी ध्यान रखने का है। तो हाइपो का फॉर्मूला बोलो फटाफट, एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एसिडिक मीडियम में जो हाइपो है मतलब H2O3 2 माइनस है, वो जाता है सल्फेट में। किसमें, सल्फेट। तो आप देखोगे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। बेसिक मीडियम में जो हाइपो है वो जाता है टेट्राथायोसाइनेट में, टेट्राथायोनेट में, S4O6 4 माइनस। तो यहाँ 2 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज है। S4O6 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 2 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा 1। तो एन फैक्टर भी कितना होगा 1। तो सीधा बोलो, हाइपो का एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 8, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में भी 8 कैसे है, H2O3 2 माइनस जाता है HSO4 माइनस में। किसमें, HSO4 माइनस में। तो यहां पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे सल्फर का तो +2 आएगा, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +6 आएगा। कितने का चेंज है, 4 का, लेकिन कितने सल्फर एटम्स हैं, तो कितने का चेंज आया 8 का, इसलिए एन फैक्टर क्या है 8। तो बॉटम लाइन, हाइपो का एन फैक्टर 8 1 8। एसिडिक मीडियम में 8, न्यूट्रल मीडियम में 8, बेसिक मीडियम में 1। ध्यान देना इस चीज का। और नेक्स्ट क्या है, ऑलरेडी याद है, लेकिन मोर सॉल्ट का फॉर्मूला वापस याद हो गया। और तीसरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला .2H2। एन फैक्टर कैसे, एन फैक्टर 2 निकाला था याद है, C2O4 2 माइनस जो है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है। किस में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है,
और यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कितने का चेंज है? 1 का। लेकिन कितने कार्बन एटम्स है रिएक्टेंट में? तो एन फैक्टर कितना हो गया? तो बोलिए KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, वीकली बेसिक मीडियम में 3, न्यूट्रल मीडियम में भी 3, स्ट्रांगली बेसिक में 1, K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6, सिर्फ कौन से मीडियम में? हाइपो कितने मीडियम में काम करता है? 3, एसिडिक में 8, बेसिक में 1, न्यूट्रल में 8, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2। इज इट क्लियर? डी ब्लॉक का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ट्रांजिशन पूछते हैं कहां से कहां जाएगा, और अगर टाइट्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो खाली एन फैक्टर का यूज करना पड़ता है। तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना कि ठीक है ये तो हो ही जाएगा, ये भी दिक्कत कर सकता है। हमें जो भी पढ़ना है बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ना है। अब है पहला, जो अपने पास अगर सिलेबस तुम्हें याद है तो मैं समझाया कि टाइट्रेशन इंडिकेटर, एंड साथ में 2 टाइट्रेशन खासकर उन्होंने दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट, राइट? तो चलो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? क्लियर? क्या लिखा है? एंड पॉइंट पे दोनों का ग्राम यूनिट क्या होगा? सेम होगा। और याद रखने वाली पॉइंट क्या है? याद है ना? KMnO4 खुद एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जब भी ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। लेकिन अगर K2Cr2O7 का टाइट्रेशन था तो इंडिकेटर वाज डाइफिनाइल अमाइन। व्हाट वाज द इंडिकेटर? डाइफिनाइल अमाइन। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम? तो क्या लगाओगे? सिंपल, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 is equal to gram equivalent of oxalic acid। पहले ग्राम का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स इनटू एन फैक्टर। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। तो सिंपली मोल को मैं एन लिख देता हूं। एन फैक्टर कितना है बेटा? 5 इज इक्वल टू ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोल्स हैं? 2, एन फैक्टर कितना? 2। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 4/5, 0.8 मोल्स। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट। इसमें भी एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एट एंड पॉइंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट। और अगेन इसमें KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें भी बाहर से इंडिकेटर डालने की आवश्यकता नहीं है। डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर के तरीके से कब यूज होता है? क्वेश्चन क्या है बेटा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.1 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। मोल्स ऑफ KMnO4 निकालने का x एन फैक्टर 5 इज इक्वल टू मोल्स 0.1 एन फैक्टर 1। तो x कितना आ गया? 0. तो यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 6 सेक्शंस में से कितने सेक्शन समाप्त हो गए? 4। और आज का सेक्शन आपके लिए बहुत नया नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत ब्रशअप हुआ है कि ऐसे 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 भी अपना काम चलेगा। क्लियर? तो चलो कल मिलते हैं।